मॉनिटर ऑन कर दे तो अच्छा है। इसका मेक श्योर करना, ये जो है ना, इसका जो इंटरनेट है वो स्ट्रांग रहे। देख ले कौन सा लगा हुआ है। सबसे करीब वाला कौन सा है? ये सबसे तेज है। तुम लोग कह दो। बच्चों, आवाज वगैरह सब कुछ सेट आ रही है? आप लोग बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ किस आईडी पे आप लोग बताएंगे, आप लोग बताएंगे। तेरी भैया। आप लोग बताएंगे मेरा बच्चा, KNS ऑनलाइन पे, ठीक है? मतलब सबसे पहले तो आ जाएं। जो KNS के अपने बच्चे हैं, वो चाहेंगे तो वो ये वर्कशॉप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस वर्कशॉप का पहला पार्ट स्किप कर लेंगे। जो दूसरा पार्ट होगा उस पर मैं आपको लाऊंगा। पहले पार्ट में हम बात करेंगे रेशोस के ऊपर क्विकली, और फिर जो है हम आगे बढ़ते हुए दूसरे पार्ट में हम जो है चाहेंगे कि हम बात करेंगे पेपर टेक्निक्स पे। तो जिनको रेशोज रिवाइज करना है, क्लास में हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर चुके हैं जो केनिस के स्टूडेंट्स हैं, तो वो चाहें तो जा सकते हैं। और बाकी जो है बच्चे वो बिल्कुल रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको अगले इंशाल्लाह 1 से 1.5 घंटे में रेशोस को अच्छे से करवा दें, इस काबिल करवा दें कि आप जो है आराम से इंशाल्लाह पेपर में उसका सवाल निकाल दें। तो चलें जी, इब्तिदा करते हैं हम। 1 मिनट दीजिएगा बस बच्चों मुझे। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो बच्चों को मसला नहीं होगा। चलिए मेरा बच्चा, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को, आज की वर्कशॉप को। और जो है आज की वर्कशॉप को स्टार्ट करते हुए मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, आप हजरात ने मुझे बताना है सब चीजें बिल्कुल बेस्ट हों तो आ जाएं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करना है हम। और स्टार्ट करते हुए हमने कहा इस वर्कशॉप का हमारा एजेंडा जो सबसे पहले है, देखें रेशोज हैं, फिर मैं जनरल एग्जाम गाइडेंस के ऊपर बात करूंगा, फिर आप लोगों की जो है क्यूरीज ले रहा हूंगा। ठीक है जी। तो आए सर, इब्तिदा कर रहे हैं और अब हम आएंगे सबसे पहले रेशोज के ऊपर आएंगे। सबसे पहले तो रेशोज का जो टॉपिक है उसकी वेटेज समझें सर, और उसकी अहमियत और औकात समझें। सर रेशोज जो है वो आपकी ग्रेड बी के अंदर है, और ग्रेड बी के अंदर जो है ये टेस्टिंग लेवल 2 का टॉपिक है। तो मैं T2 लिख देता हूँ, और प्रोफेशंसी लेवल भी 2 है। क्या मतलब है सर? इसके ऊपर मैक्सिमम 20 नंबर तक का सवाल आ सकता है। 20 नंबर आपको पेपर में इसके ऊपर मिल सकते हैं मेरा बच्चा, ठीक है जी। तो ये बात आप लोगों ने दिमाग में रखनी है कि ये टॉपिक जो है ये इतना इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। तो अब आते हैं सर रेशोज की। अगर मैं बात करूं, 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसमें कुछ पेज ऐड कर लूं। ठीक है सर, तो हमने कहा कि सर ये आ गया, अब हम आए, हमने कहा रेशोज के ऊपर अगर मैं आऊं तो रेशोज के ऊपर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं, क्या है, सही है सर। तो रेशोज की अगर मैं बात करूं तो सर इसके अंदर हमने कह दिया कि हमारे पास कुल मिलाकर के 3 तरह के सवालात आ सकते हैं। एक होते हैं कंप्यूटेशनल, आप लोगों को पता है कंप्यूटेशनल सवालात क्या होता है के, ठीक है? मतलब रेशोस की कंप्यूट करके आप दे दें ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, क्या है। दूसरे नंबर पे सवाल जो इस पे आ सकता है वो होता है कमेंट्री, या हम जिसको कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन। क्या मतलब है सर इंटरप्रिटेशन का? कि सर वो आपको ये कहेगा कि भैया आप लोग रेशोस कंप्यूट करके दे देगा, या आपसे पहले कंप्यूट कराएगा फिर इंटरप्रेट करवाएगा। तीसरे सर, फिर तीसरे नंबर पर इसको जो सवाल आएंगे बेटा वो आएंगे इम्पैक्ट। क्या मतलब सर इम्पैक्ट वाला? वो कहेगा कि भैया ये रेशो है, ये हमने कार्रवाई कर दी, और अब आप बता दो इसका इस रेशो के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा।
सर याद रखें, एग्जामिनर जो है वो शरारती है और आपको उससे ज्यादा शरारती होना है। अब सर हम उससे मासूम से बच्चे कैसे शरारती होंगे? अच्छे से तैयारी कर कर। अब सर हम अच्छे से तैयारी कैसे कर पाएंगे? हम अच्छे से तैयारी बेटा ऐसे कर पाएंगे अगर, तो ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसकी टेंशन ना लें, सही है सर। अगर तो आपने अच्छे से रेशियोज को समझा हुआ, इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है ये समझा हुआ, और आपने जो है इम्पैक्ट, हम कोशिश करेंगे हम हर तरह के सवालात को देख लें, कंप्यूटेशन वाले भी, इंटरप्रिटेशन वाले भी और इम्पैक्ट वाले भी। फिर हम ये भी देख लेंगे कि सर इसकी स्टडी टेक्स्ट के अंदर क्या क्या बातें जो आपको दिमाग में रखनी है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो आ जाए मेरा बच्चा, हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आए। मैं सबसे पहले हैंड आउट खोल रहा हूँ, और हैंड आउट में आपके साथ भी शेयर करूंगा, तो आप लोगों ने कहीं ये नहीं समझना है कि सर जो है वो हैंड आउट सिर्फ अपने तक रखेंगे। नहीं नहीं बेटा, आपको सारे हैंड आउट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। आपने टेंशन लेनी ही नहीं है, हम है ना टेंशन लेने के लिए। चले मेरा बच्चा, क्विकली क्विकली मैंने जो है ये रेशोज आपके सामने रख दिए हैं। और सबसे पहले मैं आप हजरात को उर्दू में इनके मतलब समझाते जाऊंगा, क्योंकि सर एक बात तो है ना, फैक्ट है ना, कि हम दुनिया में कहीं भी पहुंच जाएं, किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं, लेकिन जो हमारी मादरी जबान है, जो हमारी कौमी जबान है उर्दू, वो हमें जितने अच्छे से समझ में आती है उतने अच्छे से कोई जबान समझ में नहीं आती, सही है सर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सर रेशोज में, इसी में आपको क्लासिफिकेशन भी बताते जाऊंगा, कौन सा रेशो कहाँ क्लासीफाई होता है, ठीक है जी। तो आए सर, हमने कहा था सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है रेशोज के अंदर करंट रेशो। अब सर एक बात जो हमेशा मैं आपको कहता हूं कि इस दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। प्रैक्टिकल लाइफ में आप जब बड़े हो जाएंगे, आज से 10 साल बाद मैं आप सबको देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, और आप जो है मतलब क्वालिफाइड तो इंशाल्लाह 3-4 साल में हो जाएंगे अगले इंशाल्लाह, सही है। लेकिन जब 10 साल बाद आप होंगे और आप किसी बीओडी में बैठे हुए होंगे, 12 साल बाद बैठे हुए होंगे, 15 साल बाद बीओडी में बैठे हुए होंगे, तब आप सारे स्टैंडर्ड भूल चुके होंगे, सारी टैक्स की बातें भूल चुके होंगे। जो आपको एक चीज याद होगी वो होगी रेशियोज। क्यों याद होगी रेशियोज सर? इसलिए याद होगी क्योंकि सर बीओडी में जो आपकी बैलेंस शीट पीएनएल जाते हैं उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट की फिगर देखी जाती है, बाकी सिर्फ रेशोज के ऊपर डिस्कशन होती है। रेशोज के हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस देखते हैं। तो सर रेशोज को इसीलिए समझना बहुत जरूरी है, इस लेवल पे आपको इतनी डिटेल में समझाए जाएंगे आगे, ना ये एफआर 2 के सिलेबस में, ना ये एफएफआर के सिलेबस में, सही है सर। तो याद रखना है आपने कि रेशोज जो है इतने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फ्यूचर के लिए। तो आ जाए सर, सबसे पहले हमारे पास आ गया करंट रेशो। ये क्या बताता है? ये क्विकली बताऊंगा सर। ये बताता है 1 रुपए की लाइबिलिटी पे करने के लिए आपके पास कितने के करंट एसेट्स मौजूद है। फिर सुन लें, 1 रुपए की लाइबिलिटी पे करने के लिए आपके पास कितने के करंट एसेट मौजूद हैं। सर ये रेशो ज्यादा होना अच्छी बात है, लेकिन जो है बहुत ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है, इंडस्ट्री पे डिपेंड करेगा। आइडियल रेंज इज 1.6 till 2। लेकिन सर अभी अगर बहुत ज्यादा हुआ तो अच्छी बात क्यों नहीं है? क्योंकि सर अगर बहुत ज्यादा हुआ तो आपने अपने पास एसेट जमा करके रखे हुए, करंट एसेट, पैसा वहां लगा हुआ है, बिजनेस में नहीं लगा हुआ। अरे भाई कमाते किससे? बिजनेस से कमाते हैं। अगर आपने उसको करंट फॉर्म में, करंट एसेट की फॉर्म में रखा हुआ है, कैश में रखा हुआ है, रिसीवेबल में रखा हुआ है, इन्वेंट्री में रखा हुआ है, तो सर आप कहाँ कमा रहे हैं उससे? तो बहुत ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है, ज्यादा होना अच्छी बात है, सही है। कम होना बुरी बात है, लिक्विडिटी के मसाइल हैं, सही है सर। तो हमने कहते हैं हायर देन आइडियल रेंज इंडिकेट्स कंजर्वेटिव अप्रोच, कंपनी रिस्क कवर से डरती है, सिंपल अल्फाज में डरपोक और फट्टू है। और अगर लोअर देन आइडियल रेंज है तो हमने कहा ये वीक फाइनेंशियल पोजीशन और लिक्विडिटी इश्यूज की तरफ इशारा करती है। फिर आते हैं सर अगली चीज, हमारे पास आ गया क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो। हमने कहा करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय माइनस इन्वेंटरी डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। आप सर याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिक्विड रेशो भी कहा जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सुनिएगा सर, देखिए एक बात मैं हमेशा हर पेपर में एक रूल बताता हूं कि जो है मेरी एक राय हो और आईकेएफ की एक राय हो, और दोनों की राय हो और दोनों की राय के पीछे लॉजिक हो।
आपको आईकेप की बात माननी, मुझे आप समझे, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तमाम टीचर्स को, आपने जिस भी टीचर से पढ़ा है। आईकेप अपनी राय के हिसाब से कॉपियां चेक करते हैं, तो अब सुनिएगा बहुत गौर से कि मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, के सर आईकेप ने अपनी बुक में जब सोल्यूशन दिया है इसका एक दो सवालों में, तो उसने करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को भी माइनस किया है, उसने प्रीपेड को भी माइनस किया है, सही है, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज क्विक रेशो में। अब सर देखिए, करंट रेशो बताता है कि 1 रुपए की लाइबिलिटी के अगेंस्ट कितने करंट एसेट मौजूद हैं। कल कला को कंपनी को बंद करना हो तो आप तमाम एसेट्स बेच करके लाइबिलिटियां चुका दें। अब इसके ऊपर कुछ लोगों ने क्या एतराज, उन्होंने कहा कि भैया अगर एसेट को रिकवर करना करंट एसेट को इतना ही आसान होता, या उनको बेचना इतना ही आसान होता, तो भाई कोई भी बेच देता। बोला आपके पास इन्वेंट्री बैलेंस शीट डेट पे मौजूद है, ये शो कर रही है कि ये फौरन से नहीं बिक रही, इसको बिकने में थोड़ा टाइम, बेशक 2 दिन 4 दिन 6 दिन लगते हैं। तो बोला इसीलिए कुछ लोगों ने कहा कि भैया इन्वेंट्री को आप कर दें माइनस। दुनिया भर में करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। इन्वेंट्री को माइनस करने के बाद बताओ 1 रुपए के एसिड के लाइबिलिटी के अगेंस्ट कितने के करंट एसेट मौजूद है, एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्री। लेकिन अब आप याद रखिएगा कि सर जो है हम पाकिस्तान में और इंडिया में प्रीपेड भी माइनस करते हैं। अगर किसी को अपने पैसे एडवांस में दे दिए ना, फिर उससे किसी का भी बाप, हम इवन हमारा बाप भी खुद नहीं निकाल सकता, सही है सर, तो हम ये भी माइनस कर देते हैं। तो अगर आपको आईकेप में प्रीपेड दिए में हो, आपको माइनस करने हैं, सही है सर। इसकी आइडियल रेशो देख लें, रेंज 1 till 1.5, इसमें भी वही है कि हायर रेंज ये शो करती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका करंट रेशो तो बहुत अच्छा है, सपोज करें करंट रेशो आपका 2 आ रहा है और क्विक रेशो आपका 0.8 आ रहा है, तो इसके लिए फिर मैंने ये बात लिखी हुई है, हायर नॉर्मल करंट रेशो एंड लोअर क्विक रेशो इंडिकेट स्लो और ऑब्सोलीट इन्वेंट्री। ये बात आपको दिमाग में रखनी है सर। इन दोनों रेशोज को मिला करके बोलते हैं लिक्विडिटी रेशोज। ये रेशोज कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में बताते हैं। फिर आते हैं सर प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। ये रेशोज आई के अपने आपके सिलेबस में अफेक्टिवली यहाँ तक ये रेशोज डाले हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी निकल सकते हैं, आ जाए। हमने कहा सर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, ये रेशो बताता है कि यार आपको सेल्स में से सारे खर्चे माइनस करने के बाद कितना बचा। ये रेशो जितना ज्यादा उतना अच्छा। रिटर्न ऑन इक्विटी, इसको रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल भी कहते हैं, ये बताता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आपने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया, सही है, इक्विटी क्लासिफाइड प्रेफरेंस शेयर्स का, और आपने उसको डिवाइड कर दिया शेयर कैपिटल एंड रिजर्व से, तो आपके पास कितना रिटर्न आ रहा है। ये रेशो भी जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है सर। फिर रिटर्न ऑन एसेट, ये बताता है कि आपने पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको हम प्यार से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स, सही है सर। ये रेशो बताता है कि यार आपने जो है कितना रिटर्न ऑन एसेट कमाया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की टर्म में। अब सर यहाँ पर जो एवरेज की बात कर रहा है, तो एवरेज का मतलब है ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाई 2। अब सब बच्चे अपने पास एक बात नोट कर लें, इस ओपनिंग इज नॉट गिवन, कहीं नोट कर लें अपने पास, सब बच्चे लिख लें कि इफ ओपनिंग इज नॉट गिवन कंसिडर्ड क्लोजिंग एज एवरेज, कंसिडर क्लोजिंग एज एवरेज, ठीक है। पेपर में ओपनिंग नहीं गिवन है तो आपने क्लोजिंग को ही एवरेज समझना है, ठीक है, किसी भी रेशो में जो आ रहा है। अब आ जाए सर, हमने कह दिया सर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, इसको हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। याद रखें एक रेशो के अगर दो नाम है तो आपको दोनों याद रख लें। पीबीआईटी डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सर कैपिटल एम्प्लॉयड किसको कहते हैं, तो आ जाए। हमने कहा सर कैपिटल एम्प्लॉयड, अकाउंटिंग में कैपिटल का मतलब अलग होता है, रेशो की जबान में अलग होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा बच्चा बोले हैं, किसको बोले हैं, हमने कहा अकाउंटिंग के हिसाब से तो सिर्फ कैपिटल होता है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी को कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। और इसका एक और फॉर्मूला भी हो सकता है सर, वो क्या होगा, सर वो होगा टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। क्योंकि सर हमें पता है कि हमारे पास एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटीज को अगर मैं दो हिस्सों में तोड़ लूं, एसेट इज इक्वल्स टू करंट और लाइबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो अगर मैं बोलूं
इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इसीलिए आप कैपिटल एम्प्लॉयड को इन दो तरीकों से निकाल सकते हैं मेरा बच्चा। क्या हम क्लियर है सर यहां तक? तो एक दफा क्लियर है तो सब बच्चे लिख दे सीसी। सीसी मतलब होता है क्रिस्टल क्लियर, ताकि मुझे पता चले आप लोगों को समझ में आ रहा है, मैं तेज नहीं जा रहा। आए सर आए। अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हमने कहा, क्या कहा सर? हमने कहा आगे बढ़ते हुए कि सर ये चार रेशोज और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा अच्छा एग्जामिनर की शरारतें आप लोग को पता है, वो रिटर्न ऑन एसेट है। वो पेपर में सवाल में कह देगा रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट बता दो। क्या बता दो? रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट। अगर वो हमें सवाल में कह देगा कि आप रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट बताओ, तो सर इसका मतलब हो जाएगा कि पीबीआईटी डिवाइडेड बाय एवरेज नॉन करंट एसेट। ऐसा ही है। फिर आगे बढ़ेंगे और हमने कहा कि सर अगर उसने हमें ग्रॉस प्रॉफिट की जगह में पेपर में कहा नेट प्रॉफिट, वो हमें पता है रेशो, तो नेट प्रॉफिट रेशो हो जाएगा नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। इसी तरीके से उसने हमें पेपर में शरारत कर सकता है, पीएनएल का कोई भी रेशो पूछ सकता है। उसने हमें कह दिया एडमिन एक्सपेंस रेशो, तो एडमिन एक्सपेंस रेशो क्या हो जाएगा? एडमिन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है, इनटू 100। तो सर ये आपने दिमाग में रखना है मेरा बच्चा कि पेपर में मिलते जुलते रेशियोज वो पूछ सकता है। मजीद आगे बढ़ूंगा सर। अब आगे हमारे पास गियरिंग रेशियो भी कहते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो भी कहते हैं इसको, सही है सर? सर इसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट। हम यूजुअली आई कैप दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करता है, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ये रेशो बता देता है कंपनी कितने परसेंट सो रही है, सही है सर? देखिए यहां तक चार थे हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। पांचवा अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो आप नेट प्रॉफिट डाल सकते हैं। ये आ गया, इसकी एक अलग कैटेगरी होती है, इसको हम गियरिंग रेशो कहते हैं, सही है? डेट इक्विटी रेशो, गियरिंग रेशो ये बताता है कंपनी कितने परसेंट सूदी है, टोटल पैसों में से कितने परसेंट पैसा उसके पास सूद का है। ठीक है सर? सर ये रेशो ज्यादा हो तो अच्छा है या कम हो तो अच्छा है? तो हमने कहा सर ये रेशो जो है हमारे पास कम हो तो अच्छा है, लेकिन डिपेंड करता है इंडस्ट्री। सही है सर? ये आपका ये बता कंपनी में कितने परसेंट डेट है। यूजुअली अगर डेट 50% से ज्यादा हो तो बुरा समझा जाता है। चले सर, फिर हम आगे हमने कहा तीन तरह के रेशोज हमारे पास और आ गए। वैसे इसमें एक और भी वर्किंग कैपिटल साइकिल भी होता है, वो क्या है मैं बता दूंगा। इनको वैसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल रेशोज। क्या कहते हैं सर इन रेशोज को? ये जो तीन आए हैं हमारे पास आगे, इनको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल रेशोज। अब सर ये रेशोज क्या बताते हैं? सबसे पहले आते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। सर ये डेज में भी निकलता है और टाइम्स में भी, सही है? अगर आप देखेंगे इसका फॉर्मूला आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये टाइम्स में बताएगा, और एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365 ये डेज में बताएगा। ये रेशो बताता है आपकी जेब से इन्वेंट्री जाने से लेकर के वापस आने तक वही इन्वेंट्री कितना टाइम लगा। सर ये रेशो कम हो तो अच्छा है, मतलब ओ सॉरी आपकी जेब में, ये रेशो हमें बताता है कि इन्वेंट्री खरीदने से लेकर के जेब में क्या खरीदने से आपकी कंपनी में इन्वेंट्री आने से लेकर वो इन्वेंट्री बेचने तक में कितना टाइम लगा। फिर रिपीट करता हूं, आपके पास इन्वेंट्री आने से लेकर इन्वेंट्री बेचने तक में कितना टाइम लगा। ये रेशो हमें ये बताता है, ये रेशो जितना कम होगा उतना अच्छा है डेज के अंदर, और टाइम्स में जितना ज्यादा उतना अच्छा है। ठीक है सर? डेटर्स टर्नओवर रेशो ये हमें बताता है कि सर क्रेडिट सेल्स के बाद कितने दिनों के अंदर आपने जो है पैसे कलेक्ट कर लिए, या एक साल में कितनी मर्तबा क्रेडिट सेल्स करने के बाद आप पैसे कलेक्ट करते हैं। ये भी इन्वेंट्री टर्नओवर की तरह है कि डेज के अंदर जितना कम उतना अच्छा, टाइम्स में जितना ज्यादा उतना अच्छा। सही है सर? फिर आगे आते हैं सर, तीसरा रेशो है पेबल टर्नओवर। ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि हमने उधार पे माल खरीदने के बाद कितने दिनों में पैसे दिए। ये रेशो डेज में जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, नहीं ज्यादा होना अच्छी जाता है, अगर बहुत ज्यादा है तो फिर बहुत अच्छी बात नहीं है, सही है? और टाइम्स में बताता है कि एक साल में कितनी मर्तबा हमने उधार पे माल खरीद करके हमने पैसे टाइमली वापस कर दिए। ठीक है सर?
तो ये रेशोज बेसिकली हमें ये बता रहे होते हैं। अच्छा, इनके अलावा वर्किंग कैपिटल रेशोज की एक और फॉर्म रेशोज में यूज होता है जो कि एग्जाम में भी बहुत पूछता है, वो है वर्किंग कैपिटल साइकिल। ये क्या बताती है सर? ये इसका फॉर्मूला होता है इन्वेंटरी डेज प्लस डेटर डेज माइनस पेबल डेज। ये हमें बताता है कि हमारी जेब से पैसा जाने से लेकर, पैसा कब जाएगा? जब हम माल जो हमने उधार पे रॉ मटेरियल खरीदा होगा उसके लिए पैसा देंगे, फिर वो माल आएगा फैक्ट्री में, कंपनी में, वो माल बनेगा, फिर वो बिकेगा, फिर हमारे पास कस्टमर से पैसे आएंगे। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल बताती है कि जेब से पैसा जाने से लेकर के वापस आने तक में कितना टाइम लगा। सर ये साइकिल जितनी छोटी होगी उतनी अच्छी होगी। फिर बता रहा हूं, ये साइकिल बताती है कि जेब से पैसा, सप्लायर को जो दिया है पैसा उधार पे माल खरीद करके, वहां से लेकर के वो पैसा जो वापस आया है उसमें कितना टाइम लगा। ये साइकिल जितनी छोटी होगी उतनी अच्छी होगी। तो सर ये हमने सारे रेशोस की हमने बेसिक देख ली। यहां तक किसी का कोई भी सवाल हो तो पूछ सकता है, नहीं है तो लिख देंगे सीसी के एनएस वाले उस पे। तो फिर मैं आ जाऊंगा सवालात पे। क्लियर है साहब? तो लिख दें सी सी है नौजवानों, सी सी लिखो, सी सी। चलें सर, बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हुए मजीद कुछ करते हुए हम आ जाएंगे इसके सवालात की तरफ। तो मैं अब आपको, मैंने क्या कहा था सर, फिर से आ जाएं और ये देख लें आप इसके ऊपर कितनी तरह के सवाल, जिन अजीम हस्तियों ने लेट ज्वाइन किया उनके लिए बता रहा हूँ, इसके ऊपर कितनी तरह के सवालात आएंगे। तो हमने कह दिया, ओहो कहाँ किया पढ़ता ही। तीन तरह के सवालात आ जाएंगे, इम्पैक्ट क्वेश्चन, कंप्यूटेशनल और इंटरप्रिटेशन। ठीक है सर? कंप्यूटेशनल क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, आपके दांतों की तरह साफ और शफाफ होंगे। सही है सर? तो हम एक काम करते हैं, हाथ के हाथ आईकेप की वेबसाइट भी खोलते हैं और आईकेप की वेबसाइट में जा करके हम पास्ट पेपर निकाल लेते हैं। ओ हो आईकेप, ताकि आपको उन्हीं पास्ट पेपर्स की मदद से चीजें बताते जाएं। पास्ट पेपर की जरूरत नहीं है कि आपकी स्टडी टेक्स्ट खोलेंगे, तुम लोगों को तो पता ही है कि स्टडी टेक्स्ट में तो आंसर सोल्यूशन सब दिए हुए होते हैं ना। जो नहीं दिए हुए होंगे वो हम करेंगे, देख लेंगे यार। नौजवानों घबराना नहीं है आपने, इजी है, कोई रेशियोज मुश्किल नहीं है। फ्री के मार्क्स से अगर पेपर में पड़ जाए, हाँ। लेकिन जो है आपको सर, इसमें यूजुअली लोग जो है ना फॉर्मूले रट के चले जाते हैं, खाली उनको इंटरप्रिटेशन में मसला होता है, कंप्यूटेशन में मसला होता है। जज्बात आपके पास बहुत होते हैं, आप इजहार नहीं कर पाते हैं ना। तो जज्बात के इजहार तो सर जरूरी है ना। आए आए आए, हमने कहा माइकेप की किताब खोल रहे हैं। आईकेप की किताब खुलने में बहुत टाइम लग रहा है, तब तक हम देखते हैं शायद हमारे पास आईकेप की किताब डाउनलोड्स में पड़ी हुई हो। आए, और अगर डाउनलोड्स में भी नहीं पड़ी हुई तो मुझे शर्म आनी चाहिए कि मैं कैफ वन पढ़ाता हूँ और मेरे पास कैफ वन की स्टेट एक्स नहीं पड़ी हुई, लेकिन पड़ी हुई है। देखा, मैंने कहा पड़ी हुई होगी यार, ऐसा हो नहीं सकता है। चलें जी। अब देखें, किताब इतनी बड़ी कि बोले प्रिपेयर कर रहे हैं हम। चलो भाई, हम कहा तुम प्रिपेयर करते रहो जब तक हम, तुम भी खुल जाओगे जब तक हम यहाँ से देख तो नहीं रेशोज का पेज नंबर क्या है।
469, 473 पे आ जाते हैं हम। अब देखें ये भी खुल गया, इसको इसको भी बुरा लगा। तो जिसके पास भी हम 473 पे आ जाते हैं। आ गए। चले सर, आ जाए आ जाए आ जाए, अभी हम आएंगे। इसलिए सारे रेशो जो अभी हमने पढ़े उसने उन्हीं को एक्सप्लेन किया है मेरा बच्चा। बट अब हम आएंगे और हमने कहा हम डायरेक्ट आएंगे पास पेपर के सवाल पे। हमने कहा हम जीते हैं और हमें पता है जो तुमने चीजें एक्सप्लेन की है ना। चले सर, ये वसीम वसीम आईकेप के अपने उसके सवाल हैं स्टेट एक्स से, ये मैं आपको ये नहीं कराऊंगा। मैं जो सवाल आपको कराऊंगा सर वो डायरेक्ट में कराऊंगा आपको पास्ट पेपर्स के सवाल। ताकि जो है आप लोगों को अल्फा ओमेगा भी सभी आईकेप के अपने सवाल हैं। सही। अब ये बूम, सर बूम जो है आईकेप के पास्ट पेपर का सवाल है। इसके ऊपर चाहें तो अटेम्प्ट लिख लें, ऑटम 18। ऑटम 18 का सवाल है, भले एग्जाम्पल 24 है। ऑटम 18 का ये पास्ट पेपर का सवाल है, जब तुम लोग पता नहीं कहाँ थे। सवाल पढ़ते हैं सर। अब आए सवाल में, कह रहे हैं रिक्वायरमेंट अगर हम पढ़े, कंप्यूट बीएल्स रेशो फॉर कंपैरिजन विद द इंडस्ट्री, फॉर ईच रेशो गिव वन पॉसिबल रीजन। अब सर इसी एक सवाल से हम कंप्यूटेशनल वाली चीज भी सीखेंगे, और इसी एक सवाल से हम जो है सर इंटरप्रिटेशन वाली चीज भी सीखेंगे, ठीक है। तो अब आ जाए सब बच्चे प्यारे और अच्छे, इसके अंदर ये डेटा गिवन है, नेट प्रॉफिट और ये सारी चीजें हैं। सही है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और सब दिया हुआ है। सही है। अब मैं चाहूंगा ये सवाल आपके सामने है। स्टडी टेक्स्ट भी आप लोग खुद से भी खोल सकते हैं। सवाल भी अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपके सामने बूम लिमिटेड वाला सवाल आ गया है। सही है। और हमने कहा कि सर ये इसका रेवेन्यू है, और ये इसका जो है वो है। अब इसने इंडस्ट्री के रेशो निकाल के दिए हुए कि ऑल दो, देखें सवाल में क्या क्या कह रहा है। Boom is a manufacturer of sports goods. Following financial statement for the 31 December 2017 have been submitted to the Chief Executive Officer. सही है जी। फिर कह रहा है although performance of BL has improved from the last year, CEO wants to compare the results with other companies operating in sports manufacturing industry. In this respect, following industry data has been gathered. अब आपको ये इंडस्ट्री का डेटा दे दिया है, आपको बीएल के यही रेशो निकालने हैं। अब मैं, मुझे पता है तुम लोग निकालने में रेशो जीते हो, फॉर्मूले तुम्हें पता है, सारी चीजें पता है, बस एक काम ये कर दो, दो तीन रेशो मुझे निकाल करके बता दो क्विकली कैलकुलेटर पे, फिर हम उसको चेक भी कर लेंगे अपने पास। गियरिंग रेशो निकाल करके बता दो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल करके बता दो, रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल करके बता दो। सही है। ये तीन रेशोज मुझे निकाल करके बता दो बीएल के। सही है। गियरिंग रेशो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, बूम वाला सवाल है। अगर तुम अपने पास स्टेट एक्स खोलोगे तो 494 पे है, और फिर हम देखेंगे तुमने सही निकाला या नहीं। चले जी क्विकली सब बच्चे निकालना शुरू करें। गियरिंग रेशो के लिए हमें बैलेंस शीट की जरूरत पड़ेगी, ऐसा ही है। तो ये आपके सामने बैलेंस शीट है। फॉर्मूला क्या होता है गियरिंग रेशो का? लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय, मैं लिख भी देता हूं, लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी क्विकली इनटू 100 कर लें, तो आपके पास इसमें डेट की परसेंटेज आ जाएगी। चलें जी। 3000 डिवाइडेड बाई, बताएं जी। 3000 लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी क्या होगी? 3 प्लस इक्विटी 5000 हो गई। बताएं जी डेट परसेंटेज कितनी आ गई? बता दे, कोई एक बच्चा बता दे।
अफान बोले हैं 37.5%। क्या आप सब अफान के साथ एग्री करते हैं? अरीबा ने भी यही कहा है, गुड। तो आए सर, अब हमने कहा आप लोग कितने जीते हैं देख लेते हैं। यस सर, 37.5। गुड है। चले जी। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड भी लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी होता है, उसके नीचे भी आ गया 8,000, है ना सर? तो आपने कहा 8,000। अब आपने कहा सर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, है ना? तो अब आपने कहा सर ये मैं इधर निकाल लूंगा। कैसे निकाल लूंगा? यहां तक का प्रॉफिट इसने निकाल करके नहीं दिया, वो आप निकाल देंगे, आप तो जीते ही हैं, है ना जी? तो जरा निकालें तो। मैं तो निकाल दिया। 1,600 आ रहा है, 1,600। कैसे निकाला हमने? 11,150 में से अगर मैं इंटरेस्ट को प्लस कर दूं तो सर ये आ जाएगा 1,600। मानते हैं? हाँ सर। तो हमने कहा या तो आप इसमें से सिंपल आए, 3500 में से 1900 माइनस करें। अब आ जाए 1,600 डिवाइडेड बाई 8,000। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी इनटू 100। तो भी आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। कितना आ रहा है? 20%, है ना सर? रिटर्न ऑन कैप जीते हो गए आप लोग। और रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 805 था, डिवाइड बाय आपने कहा इक्विटी हमारे पास गिवन है 5,000 की। सही है। तो आपने कहा यार सर रेशोज तो निकाल लेना आसान है, आप सबको शायद मुझसे ही अच्छे आते होंगे, है ना सर? क्योंकि रट्टे में तो आप लोग तेज हैं, रेशोज निकालना आसान है। कुछ बातें सुनिएगा, नोट भी कर लिएगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। सर पहली बात, रिटर्न ऑन इक्विटी में तुम रीवैल्यूएशन सरप्लस भी लोगे इक्विटी में। लिख लो, रिटर्न ऑन इक्विटी में तुम रीवैल्यूएशन सरप्लस भी लोगे इक्विटी में, कहीं नोट कर लो अपने पास। दूसरी इंपॉर्टेंट बात शहजादे और शहजादियों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमेशा बाय डिफॉल्ट अज्यूम करोगे अगर नहीं दिया हुआ तो प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी वाले हैं, तो रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए माइनस होंगे। अली हैदर पहली बात कह रहे रिपीट कर दें। सर आप रिटर्न ऑन इक्विटी कंप्यूट करने के लिए रिवैल्यूएशन सरप्लस भी लोगे इक्विटी में, ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहा हूं मैं, कि हमेशा बाय डिफॉल्ट अज्यूम करोगे रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए कि प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं इक्विटी वाले हैं, तो उनका डिविडेंड माइनस करना है। प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी वाले हैं, उनका डिविडेंड माइनस करना है, ठीक है? चले मेरा बच्चा, अब आता हूं और अब मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करूंगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कमेंट्री, है ना? कमेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। देखें कमेंट्री, जब हम बात करते हैं कमेंट्री या कंप्यूटेशन की, तो आप लोगों ने कुछ बातें दिमाग में रखनी है। पहली बात जो रीजन है ना, देखिए सर दो चीजें बतानी होती हैं। हाउ मच एंड वाई। हाउ मच का मतलब क्या है? कितना इंक्रीज, और कितना परसेंटेज चेंज कर देना फ्रॉम पास्ट ईयर प्रीवियस। और वाई, रीजन क्या हो सकता है? रीजन क्या हो सकता है? अब सर आ जाए, हाउ मच और वाई का तुम्हें कमेंट्री में जवाब देना है, सही है? अब कमेंट्री के अंदर तीन तरह के सवालात आते हैं, ये भी सुन लो। पहला होता है जिसमें यू कैन गिव जनरल रीजन, जैसे कि अभी हम ये सवाल कर रहे हैं बूम, अभी बताऊंगा। दूसरा होता है जिसमें हमें स्पेसिफिक रीजन देना होगा, व्हेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन। तीसरा जो होगा वो होगा डेटा फॉर रीजनिंग गिवन। अब आए सर एक एक करके बात करते हैं ना। जैसे अब मैंने कहा ना कि एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि सर न्यूमरेटर जो है,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेशो से। न्यूमिरेटर क्या होता है, फ्रैक्शन में ऊपर वाली साइड है ना, फ्रैक्शन में ऊपर वाली साइड। जैसे करंट रेशो की बात करूं तो करंट एसेट इज द न्यूमिरेटर, करंट लायबिलिटी इज द डिनोमिनेटर, है ना सर। न्यूमिरेटर बढ़ेगा तो रेशो बढ़ेगा, है ना सर। और डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेशो। अब अगर आप ये बात समझ गए ना कि सर अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा रेशो बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा रेशो कम हो जाएगा, है ना सर। करंट एसेट और लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूं करंट रेशो में, तो करंट एसेट सपोज करें 2 और 1 था, तो इसका आगे 2:1। अब अगर मैं इसको 3 कर दूंगा 1, तो रेशो बढ़ रहा है, न्यूमिनेटर बढ़ रहा है, रेशो बढ़ रहा है। लेकिन अगर करंट लाइबिलिटी को मैं बढ़ा दूं 2 की, मैं 2 को और 1.5 कर दूं, तो रेशो कम हो जाएगा, है ना सर। तो रेशो बढ़ता है जब न्यूमरेटर बढ़ता है, रेशो कम होता है जब न्यूमरेटर कम होता है। रेशो बढ़ता है जब डिनोमिनेटर कम होता है, और रेशो कम होता है जब डिनोमिनेटर बढ़ता है। ये बात अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो अब हम पढ़ेंगे जनरल रीजनिंग। अब सर देखें, बूम वाले सवाल में जिसके ऊपर अभी हम थे, हमें जनरल रीजनिंग करनी है। क्यों जनरल रीजनिंग करनी है सर, हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। कंप्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है सर, हमें अपनी तो बैलेंस शीट और पीएनएल गिवन है, लेकिन हमें सर जो कॉम्पिटिटर है ना उसका बैलेंस शीट पीएनएल नहीं गिवन है। इंडस्ट्री का आपको नहीं पता ना यार, इंडस्ट्री का ग्रॉस मार्जिन 23.5% आ रहा है, आपका 16। तो इंडस्ट्री की सेल्स ज्यादा है या उसकी कॉस्ट कम है, आपको नहीं पता है कि उसकी सेल ज्यादा है या कॉस्ट कम है। इसी तरीके से अगर इंडस्ट्री का करंट रेशियो 2.75 आ रहा है और आपका 1.5, आपको नहीं पता कि इंडस्ट्री का करंट एसिड ज्यादा है या करंट लाइबिलिटी, तो अब यहां पर तुम जर्नल रीजन दोगे। तुम कोई भी एक रीजन दे दोगे, तुम बोलोगे हो सकता है करंट एसिड ज्यादा हो, कह दोगे हो सकता है करंट लाइबिलिटी कम हो। यहां पर तुम्हें जर्नल रीजनिंग देनी है, यहां पर तुम्हें स्पेसिफिक रीजनिंग नहीं देनी। तुम ये आसान होते हैं, कह दो या तो न्यूमरेटर रेशियो ज्यादा है तो न्यूमरेटर ज्यादा है या डिनोमिनेटर कम है, रेशियो कम है तो न्यूमरेटर कम है या डिनोमिनेटर ज्यादा है। बस इतना काम करोगे तुम्हें एक नंबर मिल जाएगा। आईकेप महाशय ने भी यही किया है, वाकई में ऐसा किया है। यस सर, अगर आप गौर से देखें तो हम क्विकली पढ़ते हैं, करंट रेशियो का पॉइंट पढ़ो। करंट रेशो कम है, लोअर देन इंडस्ट्री। देखें आप इसकी हरकतें देखें, या आप इसको घबराना नहीं, ये थ्योरी के लिए भी एडवाइस दे रहा हूं सर। थ्योरी में भी उसकी लेंथ इतनी बड़ी होगी, जिस्ट सेम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कह रहा हूं कि सर जो है जिस्ट का मतलब क्या होता है, सेंट्रल आइडिया जिसको हम कहते हैं। आई कैप कहेगा कि हम एक अच्छे इदारे हैं और हम तो इस दिन पैदा हुए, इस दिन अब तक हमारे इतने मेंबर्स हैं, सारी चीजें हैं, और हम एक बहुत अच्छे इदारे हैं। आईकेप इतना लंबा करेगा, तुमने ये कहना है आईकेप अच्छा इदारा है बस। तो ये सेंट्रल आइडिया दोनों का सेम है। आईकेप तुमसे हमेशा लेंथ में ज्यादा होगा, अंग्रेजी तुमसे अच्छी लगेगा, घबराना नहीं। अब देखो यहां पर कह रहा है गिव वन पॉसिबल रीजन, चाहिए एक रीजन दे दे, और खुद देखो रीजन क्या हम बार लगा रहा है, तो घबराना नहीं कि यार मैंने एक लिखा तो मार्क्स काटेगा। अरे उसके पास टाइम बहुत था सोल्यूशन बनाते हुए, तुम्हारे पास नहीं है। तो आ जाए सर, अब जैसे करंट रेशो का उसने कह दिया लो इन्वेंट्री लेवल्स आर मेंटेन्ड बाय बीएल, आप कह सकते हैं कि लोअर करंट एसेट्स आर मेंटेन्ड बाय बीएल, तो भी सही था। शॉर्ट टर्म क्रेडिट टर्म्स आर गिवन टू डेटर्स, सही है, उसने कहा आपने डेटर्स को कम पीरियड दिया है, आपके पास एसेट्स कम होते हैं, आपके पास कैश आता है लगा देते हैं। इसी तरीके से रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट में देख लो क्या कह रहा है, कि हमारा भाई रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट या हमारा जो है वो आ रहा है, ऐसा यहाँ पे नॉन करंट 21.3 और 32.9। अब इसका रीजन यही हो सकता है कि भाई हमारा है तो प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट कम है कैसे पता चल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट रेशो से पता चल रहा है। सही है, या तो हमारे एसेट ज्यादा है। अब देखो वो यही बातें कर रहा है, लोअर प्रॉफिट मार्जिन रिलेटिवली न्यूअर करंट एसेट्स हैविंग हायर कैरिंग वैल्यू, हमारे एसेट नए हैं तो उनकी वैल्यू ज्यादा है। उसने देखो एक रीजन दिया न्यूमरेटर का कि प्रॉफिट मार्जिन कम है, न्यूमरेटर कम है। डिनोमिनेटर का दिया कि एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है। तो समझ रहे हो सर, ये होते हैं मेरा बच्चा जर्नल क्वेश्चन। ऐसा सवाल आ जाए ना तो जिंदगी गुलजार है। तुमने न्यूमरेटर का रीजन कोई भी समझ में आया मार दिया, डिनोमिनेटर का, तुम इन दोनों में से खाली तुम ये रीजन भी दे देते ना, तुम्हारा मार्क्स आ जाते, लोअर प्रॉफिट मार्जिन। समझे सर, तो घबराना नहीं है आपने मेरा बच्चा, क्लियर है। तो सर एक काम करते हैं, सही है, हमने कहा देखिए कल क्लास कितने बजे होगी बेटा, कल नहीं होगी ये देखें,
कल नहीं होगी, जो हमारी एक IS-23 की वर्कशॉप है KNS की, सही है, बाकी बच्चे भी कहेंगे उसको भी तो बता देंगे सर, वो इंशाल्लाह मंडे को रखूंगा मैं, ठीक है। तो यहां तक हम सब अगर क्लियर हैं तो सर एक काम करते हैं, हम क्विकली ले लेते हैं नमाज का मुख्तसर ब्रेक, और नमाज के ब्रेक के बाद आकर के हम दूसरी तरह के रीजनिंग के सवाल देखेंगे, ठीक है। चलिए जी, नमाज का ब्रेक मिले, 10 मिनट के ब्रेक के बाद मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आई होप यू आर बी डूइंग गुड। मेरी कन्फ्यूजन घंटी कट कर
नहीं ऑन से पूछ कैसे में उसको बोलते आज तो अकाउंट्स नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो बोल रहे वही जो बताते कांदे हो रही पैसों के लिए कोई ये बात नहीं करना, ठीक है, थोड़ा कुछ नहीं मांग रहे थे कुछ नहीं करना। तो बोल दिया आज अकाउंट्स नहीं हो पाएंगे। जी बच्चों, बड़े आगे। चलें सर, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए, मजीद आगे बढ़ते हुए और बहुत कुछ करते हुए हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखें, प्रोग्रेसिव स्किल वाला भी है जिसमें आप जनरल रीजनिंग करके भर सकते हैं आगे। सही है। और आपको उसने जो है ये रेशो अपना निकाल करके दे दिया है करंट ईयर का। ये पिछले साल से भी कंपेयर करना है, इंडस्ट्री से भी कंपेयर करना है, आपको पेपर में भी दोनों का एक एक रीजन दे देंगे। सही है। तो आपको 12 नंबर का सवाल था, ये 12, ये भी पास पेपर का सवाल है पाई था वैसे। ये प्रोग्रेसिव स्टील के ऊपर चाहे तो अटेम्प्ट लिख लें। ऑटम 17। फिर आगे बढ़े। डेयरी फूड्स वाला सवाल है। ये भी एक सवाल था 3 नंबर का छोटा सा, ये दे जरूर कीजिएगा। सर ये जो सवाल है ना, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, इसके ऊपर अटेम्प्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके अटेम्प्ट, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुक जाए। आई थिंक ये 16 का सवाल है, 17, स्प्रिंग 17 का सही है ये। स्प्रिंग 17 का सवाल, ये डेयरी फूड्स भी और ये भी सही है। तो रेशोज को आप देखें, हल्के में ना लेंगे, काफी जमाने से इनके ऊपर अच्छे अच्छे बड़े बड़े सवाल आ रहे हैं। अब सर अगर आप ये सवाल कुल मिलाकर के, सर मुझे याद नहीं आ रहा, या तो ये 12 नंबर का ही था या 15 का, शायद 12 का ही था। सर सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं। अब आप लोग सब सुनिए, जो मुझे आपको समझाना है ना मेरा बच्चा। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ टू कंपनीज आर एज फॉलोज। इसने आपको एसओएफपी दे दिया है, एसओसीआई दे दिया है, और कह रहा है एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड वर्किंग कैपिटल रेशियोज फॉर बोथ द कंपनीज। मतलब आपको हर दोनों कंपनीज के यही रेशो निकालने। प्रॉफिटेबिलिटी में आपने 4 रेशोज पढ़े मिनिमम, 5 भी, नेट प्रॉफिट भी ऐड कर लें। लिक्विडिटी में कितने हैं? 2। वर्किंग कैपिटल में 3, ऐसा ही है। तो प्रॉफिटेबिलिटी में 5, लिक्विडिटी में 2, वर्किंग कैपिटल में 3 या 4। ठीक है। हमने कहा सर ये जो रेशोज हैं हमारे, ये सब निकालूं भी, एक नहीं दो कंपनी के। तो अगर आप सोचें, आप मिनिमम सर 10 रेशो, 9 रेशो एक कंपनी के 9 लगा लें। एक कंपनी के 9, दो के 18 रेशो निकाल रहे हैं, पर उनको इंटरप्रेट भी एक एक को अगर अलग से करेंगे। और 12 नंबर का सवाल है, तो इंशाल्लाह आप पेपर में 1.5 घंटे तक यही करते रहेंगे और एग्जामिनर बोलेगा वेल डन, तालियां होनी चाहिए। तो सर क्या करें? सर देखें, मैं हूं, कोई भी टीचर हो, हम कोच का काम करेंगे। हम आपको बताएंगे भैया देखो स्ट्रेटेजी ऐसी है, पिच ऐसी है तो इतने रन चाहिए, पिच ऐसी है तो इतने रन चाहिए। लेकिन मेरा चंदा, खेल आप रहे होंगे वहां पर मैच में, तो जो आप लोग खेल रहे होंगे तो उसको आपने ऐसा खेलना है मेरा प्यारा 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 बच्चा, कि आप अपने हिसाब से। अब सर यहाँ पर आपको हर रेशो को अलग अलग इंटरप्रेट नहीं करना है। जब लगे कि मार्क्स कम है तो आपने कैटेगरी वाइज प्रॉफिटेबिलिटी की एक इंटरप्रिटेशन, लिक्विडिटी की एक, वर्किंग कैपिटल की एक करनी है। वो आ जाए, शुरुआत करते हैं मेरा प्यारा प्यारा बच्चा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखो, उसने रेशियो सारे दोनों कंपनियों का निकाल लिए, तुम लोग भी निकाल दोगे है ना। मैं आऊंगा इसकी, देखो इसने पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकाले, कितने निकाले? 4। सही है सर। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन एसेट निकाल दिया। सही है। रिटर्न इक्विटी नहीं निकाला। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये कैटेगरी वाइज इंटरप्रेट कर रहे हैं। कह रहा है कंपनीज बीस ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट इज स्लाइटली हायर as compared to company A. The difference is not significant and may be on account of higher level of sales resulting in lever up। कह रहा है कंपनी बी का कंपनी से ज्यादा है। अब सर बड़े गौर से सुनिएगा,
यहाँ पर देखो ये स्पेसिफिक हो रहा है, ये कह रहा है कि सेल्स ज्यादा है, तो आपको नजर भी आएंगे कि सर इसकी सेल्स ज्यादा है। तो यहाँ पर अब हमें दोनों कंपनी का पूरा डेटा गिवन है। इस किस्म के सवाल में स्पेसिफिक होना है, इसकी सेल्स ज्यादा है। इसी तरीके से अगर तुम आगे बढ़ोगे तो कह रहा है कंपनी एज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो एंड रिटर्न ऑन एसेट रेशियो आर बेटर एज कंपेयर टू कंपनी ए। द डिफरेंस इज, बेटा लीटे मकोड़े ना करें क्योंकि कोई ब्लू से देखो, ये क्या, ये शक्ल कोई वो बना रहा है तू, स्पाइडरमैन ब्लू कलर का। हाँ जवान फिर बना रहे इसको, देखो तो ये लड़का सुधरेगा नहीं। अल्लाह के वली, ना 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 ना, सब 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 बंद कर दे, सब बंद। इम्पोर्टेंट, तेरी वजह से हमें भी अनूप खोलना पड़ा है ना। आ जाए, आए सर आए तो कह रहे कंपनीज ए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन एसेट एम्प्लॉयड रेशियो आर बेटर देन कंपनी बी बिकॉज कंपनी बी हैज accumulated लार्ज balances ऑफ कैश डिस्पाइट ऑफ अवेलिंग लॉन्ग टर्म लोन। अब सर सुनिएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन एसेट का आपको फॉर्मूला पता है? यस सर। जरा बताओ रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला क्या है? पीबीआईटी डिवाइडेड बाई एवरेज एसेट, ऐसा ही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? पीबीआईटी डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड होता है लॉन्ग टर्म लोन प्लस इक्विटी। अब जो मैं आपको समझाने चाह रहा हूं ना मेरा बच्चा, वो यही बात कर रहा है। अब अगर आप गौर से पढ़ें सुनें तो समझें, तो सर ये कह रहा है कंपनी एज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रेट एसेट आर बेटर देन कंपनी बी। क्यों बोल रहा है? मसला डिनोमिनेटर में। सर ये बात सुनना, न्यूमरेटर में मसला नहीं है। अगर आप न्यूमरेटर देखेंगे ना तो कंपनी बी का ज्यादा है। अगर आप यहां तक रेवेन्यू में से सारे खर्चे माइनस करेंगे ना, या आप 26,000 में से 9840 माइनस करें और 39 में से माइनस करें, तो सर ये तकरीबन बनेगा कुछ 15,000 समथिंग समथिंग। और अगर आप यहां से माइनस करेंगे तो ये बनेगा 25,000। तो प्रॉफिट न्यूमरेटर तो बी का ज्यादा है, लेकिन रेशो ए का अच्छा है। क्यों? क्योंकि ए का डिनोमिनेटर छोटा है। अगर आप ए के ऊपर आएंगे मेरा बच्चा, तो अगर आप ए के एसेट्स देखें, सही है, तो अगर आप ए के एसेट देखें तो ए के एसेट 99480 के हैं, बी के कितने के हैं? 16806 के। तो अब देखो ये डिनोमिनेटर की बातें कर रहा है, ये कह रहा है कि उसके पास लार्ज बैलेंस ऑफ कैश है। तो अब यहाँ पे स्पेसिफिक होना पड़ रहा है, बताना है। यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि हो सकता है प्रॉफिट ज्यादा हो तो ए का अच्छा है, प्रॉफिट तो कम है। बताना है बेटा कि मसला डिनोमिनेटर में, यहाँ पर स्पेसिफिक कैश बहुत ज्यादा रखा हुआ है इन्होंने। सेम गोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में, इसके पास नॉन करंट लाइबिलिटीज है, इसके पास नहीं है, तो एक डिनोमिनेटर छोटा, रेशो अच्छा। तो सर ये मुझे समझाना था कि सर स्पेसिफिक रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट। ये स्पेसिफिक वाला सवाल है। क्या हम यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो कह दें सी सी। स्पेसिफिक वाले और इसमें समझ गए, जनरल वाले सवाल में। सब बच्चे लिखोगे तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो यहीं पे खड़ा रहूंगा। देखो कुर्सी बहुत अच्छी है, एसी मुंह पे चल रहा है, तुम लोग एक्टिव रहोगे, जवाबात दोगे तो मैं एक्टिव रहूंगा, नहीं तो मैं सो जाऊंगा। और वैसे एक दफा मैं कर चुका हूँ, मैं एक दफा एक ऑनलाइन क्लास में बैठा सो चुका हूँ, सही है। मतलब ये इंस्टीट्यूट की नहीं, किसी को पर्सनली बता रहा था। अब देखे ना अली अदर ने देखा ना, रिपीट करते हैं ना अली अदर, तो बैठा हुआ इसी लेके लिखने के लिए आ जाए सर। पूछो ना सर, देखे सर मैंने क्या कहा, एक होता है जो पिछला सवाल हमने किया बूम वाला, उसमें तो मैं दोनों कंपनियों की सारी डिटेल्स नहीं दी, एक की डिटेल्स दे दी दूसरी की नहीं। वहां पर तुम जर्नल रीजन फेंकोगे कि भाई प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ हो सकता है इसलिए रिटर्न ऑन एसेट अच्छा है, या एसेट जो है कम हो सकते हैं। दूसरा ऐसा सवाल होता है जिसमें दोनों कंपनीज की सारी डिटेल दे दी, यहाँ पर तुम स्पेसिफिक हो जाओगे कि मसला प्रॉफिट में है, तुम्हें नजर आया, प्रॉफिट में नहीं है तुम्हें नजर आया, डिनोमिनेटर में है, एसेट में है, तो तुमने वही रीजन दिया। ठीक है मेरा बच्चा, तो इस चीज के ऊपर ख्याल रखना, ये समझा रहा था। बाकी इस सवाल को लिक्विडिटी में भी देख लेना, इसमें भी तो तुम्हें नजर आ जाएगा कि वो क्या बात कर रहे हैं। ठीक है सर। अब ये शेक्सपियर वाला सवाल था, अच्छा सा सवाल था। ये एक तरह का सवाल है जिसमें इसने आपको कहा गया, सिंपल कंप्यूटेशन वाला सवाल था।
लेकिन नाम छुपा दिए, कॉन्सेप्ट टेस्ट किया, बोला गिव मोर इंसेंटिव टू कस्टमर। कौन सा रेशो है आपको पता है? रिसीवेबल टर्नओवर रेशो है, सही है ना। फिर आपने कह दिया टू बी मोर एफिशिएंट इन यूज ऑफ कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अवेल एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म, पेबल टर्नओवर है। कीप लोअर सेलिंग प्राइसेस, या आपने कह दिया जीपी रेशो है। बेटर लिक्विडिटी में आपने कहा करंट रेशो भी कह सकते हो, क्विक भी कह सकते हो, दोनों कह सकते हो। एबिलिटी टू कन्वर्ट इट्स एसेट इनटू प्रॉफिट, रिटर्न ऑन एसेट है। कंट्रोल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मोर एफिशिएंटली, आपने कह दिया ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और हैव हायर एबिलिटी टू रेज बैंक लोन इन फ्यूचर, ये गियरिंग रेशो पूछ रहा है। तो सर आपको सिर्फ ये रेशो एक इस किस्म का सवाल मैंने बीच में दिया है। ये भी साढ़े पांच पेपर के सवाल चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये जो सवाल है ना, ये सवाल 2020 का है, सही है, स्प्रिंग 2020 का। अब आप देखें सर, सिर्फ रेशोज कंप्यूट कराएं और एंड में बता रहे हैं कि कौन किसके लिए लोन रेज करना आसान है, ठीक है, फ्यूचर में, जो एक रीजन था। अब ये अली एन बशीर, इसका अपना सवाल है, अली एन बशीर वाला, ठीक है। हसन लिमिटेड भी इसका अपना सवाल है, आई कैप का, ये हमें नहीं देखना है। लिथॉप्स पास पेपर का सवाल है, इजी है, वर्किंग कैपिटल साइकिल है। एक इंपॉर्टेंट बात, 360 डे ईयर, ये याद रखना। अब वर्किंग कैपिटल साइकिल को इंप्रूव कैसे करना है, हमें पता होता है, वो होता है इन्वेंट्री डेज, डेटर डेज और पेबल डेज। उसके आपको रीजन पता है, कस्टमर से जल्दी पैसे लो, उनको इंसेंटिव दो, उस कस्टमर के साथ ना करो जो देर से पैसे देता है। अकाउंट रिसीवेबल की मॉनिटरिंग अच्छी कर दो, और आपने कहा कस्टमर के साथ डिस्प्यूट अच्छे कर दो। उसने की बात की, आप ये भी कह सकते हैं कि पे सप्लायर के साथ टर्म्स रीनेगोशिएट करो, ज्यादा टाइम लो, इन्वेंट्री को जल्दी बेचने के लिए डिस्काउंट दो। अब सर, अब जो अगला सवाल एसकेएल वाला आ रहा है, ये मुझे आपको समझाना भी है, कराना भी है। ये जो तीसरी तरह का मैंने आपको सवाल बताया था कंप्यूटेशन में, कौन सा, ये वाला, डेटा फॉर रीजनिंग गिवन। ये इस किस्म का, देखो, ये हो गया बूम, हमने कर लिया, इसके ऊपर हमने कहा स्प्रिंग 17 का सवाल है, वो कर लिया। अब ये जो एसकेएल वाला सवाल है ना, ये हमें सिखाएगा कि एक तरह के सवालात ऐसे भी आते हैं, जो के हमने कहा कि सर उन सवालात के अंदर, उन सवालात के अंदर आप हजरात तो रीजनिंग का डेटा गिवन होता है। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, ये एसकेएल का आपको पूरी बैलेंस शीट गिवन है, पीएनएल गिवन है, फिर कह रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में with effect from 1 जनवरी 17 selling prices was decreased by 5% to boost sales। अब अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट पे चेंज आ रहा है, तो आपको पता है सेलिंग प्राइस कम की है तो सेल्स बढ़ गई होगी, तो हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा हो गया हो या कम हो। During the year, suppliers demanded price increase of 4%. SKL registered the price increase. However, both parties agreed to reduce the credit period. Credit period कम हो रहा है तो आपका करंट रेशो बढ़ा हुआ होगा, है ना, जल्दी पेमेंट करनी पड़ रही है। फिर कह रहा है SKL had been running its business in a rented building whose annual rent was rupees 15 million. During the year, SKL purchased this building for 200 million. Funds were arranged partially through a long-term loan. Useful life of the building, अब आपको पता है सर, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ बात कर, अब तक हम रेंटेड बिजनेस में थे, 15 मिलियन का रेंट दे रहे थे, वो बच जाएगा, ये सेविंग हो जाएगी। आपने कहा इसके अगेंस्ट में मुझे 200 मिलियन की मैंने जो है बिल्डिंग ली है, अपने पैसे भी लगाए हैं, तो अपने पैसे लगाए हैं तो लोन लिया है, तो लोन की वजह से अपने करंट रेशो पे ऊपर इंपैक्ट आया होगा। और 200 मिलियन की बिल्डिंग थी तो 40 साल लाइफ थी, तो डेप्रिसिएशन आ गई होगी। 200 डिवाइड बाई 40 तो 5 की डेप्रिसिएशन, और हमने लोन लिया है तो इंटरेस्ट भी आया होगा। और इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? इंटरेस्ट देख रहे हो, फाइनेंस कॉस्ट पिछले साल 8 थी, इस साल 13 हो गई। तो आपको उसने ये सब डेटा दे रहा है कि भैया ये डेटा की मदद से तुम रीजनिंग कर लो कि 5 की नेट सेविंग है, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। फिर कह रहा है सेवन, ये फिक्स है 75%। फिर इसने देखो तुमसे ये रेशो, कंप्यूट दी फॉलोइंग रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो, नेट प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट, डेट इक्विटी और करंट रेशो। तुम्हें ये रेशो निकाल देने हैं, निकालने में तो माहिर हो। फिर बोल रहा है कीपिंग इन व्यू द अबव इंफॉर्मेशन, कमेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ एसकेएल फॉर 2017। अब देखो ये सवाल तीसरी तरह का है सर, तीनों कैटेगरीज के सवाल बता दिए, एक में जनरल रीजनिंग फेंकनी है, एक में स्पेसिफिक, और एक में रीजनिंग के लिए बोला मैंने डेटा गिवन है। अब कह रहा है आपने प्रॉफिटेबिलिटी पेपर जाना है, तो प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियोज कौन से? ग्रॉस प्रॉफिट, रिटर्न ऑन एसेट, नेट प्रॉफिट, ये चारों, और करंट रेशो गिवन है। लिक्विडिटी के ऊपर बात करनी है।
पहले तुमने रेशोज निकालोगे, तुम निकाल सकते हो, वो तो तुम निकालने में तो माहिर हो। फिर आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आए, तो इसने इसके रीजनिंग दे दी है, वही जिस बातें की जो हमने क्या सही कि भैया सेल्स वॉल्यूम जो है 5% से हमने प्राइस डिक्रीज की, तो उसकी वजह से हमारा रेवेन्यू बढ़ा। फिर उसने कह दिया बिल्डिंग अक्वायर्ड की है जिसकी वजह से हमारे पास जो है 15 मिलियन की सेविंग आई। ये कह रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बढ़ी है, सही है, जिसके ऊपर वजह ये है कि भैया ये वजूहतें 5% है, नेट प्रॉफिट आ गया है, सेलिंग कॉस्ट क्योंकि फिक्स है, सेल्स बढ़ रही है, एक्सपेंसेस कुछ की नेचर फिक्स है, तो इसलिए हमने कहा हमारे पास जो है इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम की वजह से एक्सपेंसेस नहीं बढ़े। अब इसने जो रीजनिंग की है वो ऊपर वाले डेटा के हिसाब से की है, ये समझना है, इसको अच्छे से करना है। फिर आगे आते हैं लिक्विडिटी में, वही कह रहा है कि हमने कैश पेमेंट की है फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग जिसकी वजह से हमारा आ गया, ठीक है। सप्लायर्स हमने प्रॉम्प्ट पेमेंट की तो हमारा एसेट भी कम हुआ, लाइबिलिटीज भी कम हुई। तो ये भी इसने अगर आप देखें तो सर रीजनिंग ऊपर के हिसाब से किए, तो तीन तरह के सवाल आएंगे तुम्हारे पास इंटरप्रिटेशन के, तुम्हें तीनों को अच्छे से हैंडल करना है। क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं बच्चों? तो फिर हम आ जाएंगे इम्पैक्ट वाले सवाल। क्लियर है तो कहते हैं सी सी। क्लियर है? एक जैनब बेचारी सबसे पहले कह रही है। चले सर, ये हमने दो तरह के सवाल, कंप्यूटेशन ये वो सारे सवाल, अब हम आएंगे तीसरी तरह का जो सवाल है जो कि इम्पैक्ट वाले क्वेश्चन है, और जब वो पेपर में आते हैं तो बच्चे मुस्कुराते हैं, है ना सर। ऑटम 22 का सवाल है, गालबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो इम्पैक्ट वाला जो मेरे दिमाग में है कराने का तुम्हें, या तो वो ऑटम 22 का है, या या नहीं, ऑटम 22 का नहीं है, तो हमने कहा सर वो होगा स्प्रिंग 23 का। हाँ, चले मेरा बच्चा, ये स्क्रीन पे आपको सवाल नजर आ रहा होगा, तीसरी तरह का सवाल जो होता है वो ये होता है, सही है। यू आर वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ एडिटाइड, स्टेट द अफेक्ट इंक्रीज डिक्रीज नो अफेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव आइटम चेंजेस ऑन द रेशोज इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है जी। अब आ जाए सर, सवाल पढ़ते हैं। देखो आपको इन डब्बों को भरना है, सही है। अभी पूरा सवाल मैं आपके सामने कॉपी करूंगा और इसको अपने पास कहीं ना कहीं इसको वो करूंगा ताकि हम इसको अच्छे से कर पाए। एक काम करता हूँ, मैं वन नोट खोल लेता हूँ। 10 नंबर का सवाल, स्प्रिंग 23 में आपके सामने ये है। अब हम सवाल पढ़ेंगे और यहीं से इंपॉर्टेंट बातें करेंगे और इस सवाल को खत्म करेंगे, और इसके बाद क्विकली हम थ्योरी वाला पार्ट देख करके रेशो को करेंगे। यू आर वर्किंग एज द फाइनेंस मैनेजर ऑफ हिटिटी लिमिटेड, अ न्यू सीएफओ हैज जॉइंड एचएल and has recommended changes to accounting policies related to assets to improve HL's financial ratios in the next financial statements. The CFO has suggested the following changes to the policies. फिर कह रहा है subsequent measurement of investment property from cost model to fair value model। इसने कहा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अभी आप कॉस्ट मॉडल पे रख रहे थे फेयर वैल्यू। अब सर आपको याद है, जिन बच्चों को नहीं याद है उनको मैं याद करा देता हूँ। क्या याद कराएंगे सर? मैं ये याद कराऊंगा मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जब फेयर वैल्यू मॉडल में जाती है तो मैं कहता था उसको IAS 16 का छोटा भाई है, उसको दो बेनिफिट हासिल है। पहला बेनिफिट क्या है जल्दी बता दो? पहला बेनिफिट है क्या है?
हाँ, पहला बेनिफिट है कि डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। दूसरा बेनिफिट क्या है, दुआ बताएंगी। वानिया ने बता दिया उसका गेन डायरेक्टली पीएनएल में जाता है, वेरी गुड। फिर हमने कह दिया, तो ये कह रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट से फेयर वैल्यू बजा रहे हो, फिर आप सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपी को कर रहे हो फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल, बेस्ट है। और तीसरा कह रहा है आप इन्वेंट्री को वेटेड एवरेज से फीफो पे लेकर के जा रहे हो। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, और अजीम हस्तियां जिनके अंदर थी मस्तियां, उन्होंने पेपर में इसको क्या इग्नोर, इन्होंने कहा फेयर वैल्यूज कॉस्ट प्राइसेस ऑफ ऑल एसेट वुड इंक्रीज ओवर टाइम, the maximum possible amount from the relevant equivalent surplus to retained earning would be transferred to an annual basis। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम इज फॉलोड, मतलब इन्वेंटरी जो है पीरियोडिक बेसिस पर एडजस्ट हो रही है। सर पहले नाम इन तीनों की इंक्रीज बता लेते हैं कि इन तीनों की इंक्रीज क्या होंगे। अगर कॉस्ट से फेयर वैल्यू मॉडल पे हम जाते हैं और प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन पीएनएल क्रेडिट, ऐसा ही है। अगर मैं इसकी बात करूं आईपी की, तो है ना सर, हाँ जी। तो थोड़ा मोटा वाला पेन लेना ही पड़ेगा। पीपी की बात करूं मेरे शहजादे और शहजादियों, तो हमने कहा सर क्या एंट्री बनेगी, बनेगी पीपी डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। दूसरी एंट्री क्या बनेगी, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो जाएगी, डेप्रिसिएशन हमने कहा इंक्रीज हो जाएगी इसकी वजह, है ना, इंक्रीज हो जाएगी डेफिनेटली। और तीसरा इंपैक्ट आएगा, आप सरप्लस से रिटेन अर्निंग में लेकर के जाओगे, सही है। पीपी की ये होगी। तीसरा कह रहा है कि मैं फीफो से जा रहा हूं, वेटेड एवरेज से फीफो, और प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि सर हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें पता है हायर द क्लोजिंग स्टॉक हायर विल बी द प्रॉफिट, है ना सर। तो याद है ना कि अगर मैंने कहा सेलिंग प्राइस 50 रुपए है, ओपनिंग स्टॉक 5 का है, परचेजेस 10 की हैं और क्लोजिंग स्टॉक 2 का है, तो हमने कहा सर 13 रुपए जो हैं ये, हमने कहा सर, हमने कहा अगर हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी और प्रॉफिट 37 का था, सही है, तो हमने कह दिया सर अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को 3 कर देंगे तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी 12 और प्रॉफिट हो जाएगा 38। तो क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। तब हमने कहा अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो फीफो के अंदर वो स्टॉक पड़ा हुआ होगा जो सबसे महंगा है। समझ रहे हो, अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं और मैं अभी वेटेड एवरेज से फीफो पे जा रहा हूं, तो फीफो पे वो स्टॉक पड़ा हुआ होगा जो सबसे महंगा है। तो अगर जो सबसे महंगा स्टॉक पड़ा हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होगी। तो हमने कह दिया इन्वेंट्री की वजह से भी प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा और एसेट भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो हमने कहा सर देखें ये चीजें हैं, ये बात तो आपको पता है जी सर। तो आप बोला इनकी वजह से आप बता दें इन इन रेशियोज पर, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट इक्विटी और करंट रेशियो पे क्या इम्पैक्ट आएगा, सही है सर। तो अब 3 कॉलम सब में लिखना है आपका, तो इंक्रीज लिखना है या तो डिक्रीज है। अब आए सर एक बात जो अक्सर मैं अपने स्टूडेंट को मजाक में कहता हूँ, मैं कहता हूं कि भैया पेपर में कुछ समझ में नहीं आए सब में इंक्रीज लिख कर आ जाओ, आधे सही हो जाएंगे। लेकिन आप जो है पेपर में जब समझ में नहीं आए तो आप ये करना है या टाइम नहीं बचाओ, सब में इंक्रीज कर दो, आधे सही नहीं तो सर 40% मार्क्स उठा ही लोगे सारे इंक्रीज से। ऐसा सवाल छोड़ने का नहीं होता, लेकिन अगर तुम सोच समझ के करो तो तुम इसमें से 80% मार्क्स उठा सकते हो। चलो मेरा बच्चा, जल्दी से मैं आप सबको 2 मिनट दे रहा हूं कि आप सब अपना जो है इसका आंसर करें, फिर हम आएंगे और फिर हम इसका आईकेप का सोल्यूशन देखेंगे और हम देखेंगे कि आईकेप माशरे ने क्या किया है। 2 मिनट दे रहा हूं मेरा बच्चा, 2 मिनट।
कर लिया आप लोगों ने? चले मेरा बच्चा, आप हजरात कर लिए हैं तो आए। अब आपको आईकेप का इसमें आंसर दिखाएं। आए सर आए। आईकेप ने कहा नेट प्रॉफिट टू सेल्स। पहले हम सारे पॉइंट्स को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, ठीक है। सर अगर हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को लाए तो हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन पिन क्रिएट किया, तो आईकेप ने कहा इससे नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो तो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट भी इंक्रीज होगा और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इंक्रीज होगा, ऐसा ही है। हाँ सर, क्यों ऐसा ही है? अब इसका देखो, मेरे नेट प्रॉफिट तो समझ में आता है, फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, न्यूमरेटर बढ़ गया। सर रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला नहीं होता है पीबीआईटी डिवाइडेड बाय एवरेज एसेट। अब मुझे एक बात बताएं सर, न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? प्रॉफिट बढ़ रहा है इस वजह से, ठीक है। सर डिनोमिनेटर भी तो बढ़ रहा है, इसका कुछ नहीं बोलोगे आप? भाई एवरेज एसेट बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बढ़ रही है, तो डिनोमिनेटर भी तो बढ़ रहा है। सपोज करो पहले 200 का प्रॉफिट था और 1000 के एसेट थे, इंटू 100। अब हमने कहा 50 रुपए से हमने ये एंट्री बना दी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, है ना? तो क्या होगा? ये 250 हो जाएगा, ये 1050 हो जाएगा, ऐसा ही है। तो आप मुझे बताओ, ये था 20%, ये कितने परसेंट हो जाएगा? 250 डिवाइडेड बाई 1050, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो सही। 23.8%। तो यहां से एक रूल लिखवा रहा हूं, वो लिख लो। ए नौजवानों, क्या इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ये रूल याद रख लेना, इंक्रीजिंग बोथ बाय सेम अमाउंट will increase रेशो, ठीक है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है और दोनों को सेम अमाउंट से हम इंक्रीज करेंगे तो रेशो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हम क्लियर हैं? सर सेम गोज विद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखें सर, उसमें भी कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी आती है और तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो प्रॉफिट इक्विटी में जाएगा, तो ये भी बढ़ गया, सही है। सर डेट इक्विटी रेशो क्यों कम हुआ, कौन बताएगा? डेट इक्विटी रेशो क्यों कम हुआ? कौन बताएगा डेट इक्विटी रेशो क्यों कम हो रहा है, गियरिंग रेशो क्यों कम हो रहा है? कोई तो बता दे। कोई नहीं बताना चाह रहा, अल्लाह अकबर कबीरा। जैनब कुछ बोली है? इक्विटी बढ़ रही है सर। सर डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, मानते हैं? हाँ सर मानते हैं। अब हमने सर जो ये एंट्री बनाई ना, कौन सी? ये वाली। इस एंट्री की वजह से
डेट पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया। 50 रुपीज की वजह से प्रॉफिट बढ़ा। प्रॉफिट अल्टीमेटली कहाँ जाता है? रिटेन अर्निंग में जाता है। जब रिटेन अर्निंग में जाएगा तो इक्विटी को बढ़ा देगा। जब इक्विटी बढ़ेगी, डिनोमिनेटर बढ़ा, डिनोमिनेटर बढ़ा तो रेशो कम हुआ। तो ये सर इक्विटी बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट गया, रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग इज द पार्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी बढ़ी, डिनोमिनेटर बढ़ा, रेशो कम हुआ। क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं? कह दें अगर क्लियर है तो सी सी। कुछ बच्चे सीसी भी नहीं लिखते, मुझे लगता है वो क्लास ऑन करके गायब। आए, फिर आगे आते हैं। करंट रेशो पे कोई इंपैक्ट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर ना ये करंट एसेट को इम्पैक्ट कर रहा है, ना करंट लाइबिलिटीज को इम्पैक्ट कर रहा है। बिल्कुल वाटर कूलर आपका हुआ। फिर आते हैं सर, अल्लाह अकबर, पीपी के देखो चार रेशो लगातार हो रहे हैं डिक्रीज। ये वाली इंक्रीज की वजह से कौन सी भैया? देखो पीपी डेबिट सरप्लस क्रेडिट डेप्रिसिएशन और इंक्रीज हो जाएगी आपकी, और रीवैल्यूएशन सरप्लस रिटर्निंग। अब सर चार रेशो क्यों डिक्रीज हो रहे हैं? आए, नेट प्रॉफिट, सर डेप्रिसिएशन बढ़ रही है तो प्रॉफिट कम हो रहा है ना, तो नेट प्रॉफिट इसलिए डिक्रीज हो रहा है ना। रिटर्न ऑन एसेट क्यों डिक्रीज हो रहा है? सर रिटर्न ऑन एसेट इसलिए डिक्रीज हो रहा है, मैं बता देता हूं कि सर आपके एसेट बढ़ रहे हैं और प्रॉफिट भी कम हो रहा है। न्यूमरेटर कम हो रहा है, एक डिक्रीज उसकी वजह से, एसेट बढ़ने उस डिक्रीज की वजह से। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का भी ये प्रॉफिट कम हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब रिवैल्यूएशन सरप्लस भी उसमें आ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया, रेशो डिक्रीज। डेट इक्विटी रेशो क्यों कम हो रहा है? सर वही बात, आईकेप सरप्लस को कंसीडर करता है, तो हमने कहा इक्विटी का स्तर होता भी है, तो हमने कहा सर इक्विटी में सरप्लस आ जाएगा तो इक्विटी बढ़ जाएगी, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, रेशो कम। करंट रेशो पे कोई इंपैक्ट नहीं है इसका, है ना सर? क्यों नहीं है करंट रेशो पे इंपैक्ट? सर इसलिए नहीं है करंट रेशो पे इंपैक्ट क्योंकि करंट रेशो तो सर करंट रेशो है ना सर। क्योंकि सर ना ये करंट एसेट को इनफिट मार लिए, ना करंट लायबिलिटी को। अब आ जाए इन्वेंट्री। फीफो पे गए, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, ये माइंड रखना, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया तो क्या नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा? यस सर, हायर द क्लोजिंग स्टॉक हायर वुड बी द प्रॉफिट। सही है। रिटर्न ऑन एसेट पे आएगा, यस सर, प्रॉफिट बढ़ गए ना, प्रॉफिट बढ़ा तो इसकी वजह से रिटर्न ऑन एसेट पे भी इंपैक्ट आ जाएगा। और फिर वही बात, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, एसेट भी बढ़ेंगे, सेम अमाउंट से प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, एसेट भी बढ़ रहा है। तो ये वाला रूल बेटा मैंने क्यों लिखाया था? प्रॉफिट एसेट्स के मुकाबले में कम होगा, यस सर कम होगा। तो हमने कहा इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन लेस देन डिनोमिनेटर इंक्रीजिंग बोथ बाय सेम अमाउंट, प्रॉफिट भी बना रहे हैं, एसेट भी बढ़ा रहे हैं, विल इंक्रीज द रेशो। ठीक है। फिर आगे आते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी, सेम रीजन जो एसेट का है। ठीक है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ रहा है, सेम अमाउंट से दोनों बढ़ेंगे तो रेशो इंक्रीज हो जाएगा। डेट इक्विटी में ऊपर डेट आता है, प्रॉफिट नहीं आता है, नीचे इक्विटी आती है। इक्विटी बढ़ रही है, यस सर कैसे बढ़ रही है? प्रॉफिट बढ़ रहा है, रिटेन अर्निंग में जा रहा है, इक्विटी बढ़ रही है, तो ये रेशो डिक्रीज होगा। और करंट रेशो क्यों इंक्रीज होगा ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। करंट एसेट बढ़ जाएंगे, फीफो पे जाकर के उनकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, रेशो इंक्रीज। अब सर ये सवाल था 10 नंबर का। ये होता है इम्पैक्ट क्वेश्चन, इसका ये थोड़ी मशहूर क्वेश्चन है इसके जैसा ही, जिसको हम बोलते हैं एपी इम्पैक्ट। तो ये हमने रेशोस के हर तरह के सवाल देख लिए। कंप्यूटेशनल सबसे इजी होते हैं। कंप्यूटेशनल इंटरप्रिटेशन होती है, उसमें 3 तरह के सवाल आते हैं। जनरल इंटरप्रिटेशन, जब आपको कंप्लीट डेटा ना हो, जब कंप्लीट डेटा हो जैसे हमने देखा स्प्रिंग 17 में, तो आपको स्पेसिफिक रीजन। और तीसरा हमने एसक्यूएल देखा जिसमें आपको रीजनिंग के लिए डेटा दे रहे हैं। फिर हमने किस किस्म का सवाल किया, तो ये हमने, सही है, ये कर दिया। क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं? जी वानिया, पक्की बात है, क्लियर है मेरा बच्चा? तो लिख दे सी सी। चले सर। अब एक चीज जो रहती है वो मैं बच्चों को, जाहिर सी बात है, जब सब चीजें कराते हैं तो ये भी कराएंगे। वो है सर रेशियोज की थोड़ी सी कुछ चीजें, और बाकी तो सब आपने कर लिया। क्विकली कुछ चीजें मैंने कहा वो कराना भी मेरा आपको है फर्ज, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि देखें क्विकली रिवाइज भी हो जाए आपको रेशो क्या होता है। और जिन बच्चों ने, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछली अटेम्प्ट में रेशोस पढ़ा था, अब नहीं पढ़ा होगा,
पेपर अल्लाह ना करे रुक गया या बिल्कुल वो, तो सर उनके क्विकली रिकैप हो जाए 1 सवा घंटे में, है ना सर। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। चले जी आ जाए। 1 मिनट रुकेंगे बच्चों, बस 1 मिनट, वैसे मैं कॉल नहीं लेता, एक अर्जेंट कॉल मुझे लग रहा है, आगे इसको मैसेज डाल देता हूँ। चले आ जाए सर, आ जाए। एक चीज आ गई, रेशोज की लिमिटेशंस बता दें। तो हमने कहा रेशोज की लिमिटेशन क्या है, हिस्टोरिकल डेटा पे बेस करता है रेशो, ठीक है। पास्ट को देखता है, फ्यूचर को सिर्फ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये आपको दिमाग में रखनी है। सही है। हिस्टोरिकल वर्सेस करंट कॉस्ट, वही बात, करंट में कुछ चीजें और चल रही होती है, हिस्टोरिकल कुछ और होता है। इन्फ्लेशनरी इफेक्ट को कंसिडर नहीं करता है। आपको लग रहा है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। कंपनी डील करती थी एक्सपोर्ट सेल्स में, तो एकदम से कॉस्ट उनकी पाकिस्तानी रुपीस में थी, एक्सपोर्ट करती थी तो डॉलर कन्वर्ट होकर ज्यादा मिलने लगे, कंपनी को बेनिफिट हुआ। एग्रीगेशन का मतलब क्या है सर, कि हमने कह दिया कि सर जो है कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है अगर डिफरेंट चीजों के साथ इसको हम एग्रीगेट करें। इसके अलावा एक और हमने अपने पास लिखा हुआ था क्लास में कि रेशियोज क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, नहीं है क्वांटिटेटिव करते हैं। क्या मतलब सर, इसकी कोई एग्जांपल दे देता हूं जो मैं क्लासों में भी देता हूं, कि सर दो कंपनियां हैं जिसको मैं कहता हूं इनोसेंट आई कैप और नॉटी स्टूडेंट। नॉटी स्टूडेंट तुम लोग खुद समझ जाना। हमने कहा दोनों का पीबीआईटी सेम है, 200 200। हमने कहा इसके नॉन एसिड्स हैं 1000, इसके हैं 2500। रेशियो अगर आप निकालेंगे तो इसका 20% और इसका तो बहुत ही कम आ जाएगा, है ना सर। इसका तो 10 भी नहीं पड़ रहा, 8 कुछ 9%, 8-9% पड़ेगा। अब आपको लगेगा स्टूडेंट बेचारे जो है बिल्कुल बेकार है, ऐसा नहीं है, स्टूडेंट तो बहुत अच्छे हैं। तो हमने कहा पता, अब मैं आपने इस रेशो के बेस पर तो ये फैसला ले लिया, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि स्टूडेंट्स का पहला साल है धंधे में और आईकेप जो है पिछले 20 सालों से है, स्टूडेंट के एसेट्स नए हैं, आईकेप के पुराने हैं, डेप्रिशिएटेड है, इसलिए उसको जो है ये वैल्यू कम हो गई है। तो अब आप लोगों को जो पहले स्टूडेंट बुरे लग रहे थे अब अच्छे लगने लगेंगे, इन्होंने पहले साल में वो फोड़ दिया जो आईकेप 20 साल में फोड़ नहीं पाया। कितनी अजीब सी बात है, मैं आईकेप के प्लेटफॉर्म से वर्कशॉप ले रहा हूँ और आईकेप के बारे में ऐसी बातें कर रहा हूँ। आई एम सॉरी आईकेप, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा सर ये भी आ गए। अच्छा, अब एक चीज जो मुझे आपको और करवानी है मेरा बच्चा क्विकली, वो थी, एक हमारे पास रेशो एनालिसिस होता है और एक हमारे पास होता है कहाँ गया, रेशियो एनालिसिस होता है, एक हमारे पास वर्टिकल एनालिसिस होता है, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है। ये देखो आ गया। सर देखा, जब हमसे कहा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करें तो हमारे पास तीन होते हैं, हॉरिजॉन्टल थे, वर्टिकल थे, रेशो। तो रेशो आपने पढ़ लिया, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है, सेम एज इंडेक्स नंबर जो तुम बचपन से करते आए हो। किसी भी एक ईयर को बेस ईयर पकड़ोगे और उसको आगे जो है उसके हिसाब से कंपेयर कर लोगे, देखो वही चीज, करंट ईयर अमाउंट माइनस बेस ईयर डिवाइडेड बाई बेस ईयर। ठीक है सर। तो अगर आप देखें, हमने सेल्स 2023 को बेस समझा और ये जो 14.8 आया ये आपके पास ऐसे आया है, 4315 माइनस 3760 डिवाइडेड बाई 3760 इंटू 108। ठीक है, 14.8 आ गया होगा। सही है, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। बैलेंस शीट में भी तुमने यही किया है। 865 माइनस 880 माइनस का 15 डिवाइड बाई 880 करोगे 1.7% आएगा। सही है। वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है सर, वर्टिकल एनालिसिस होता है किसी भी एक फिगर को 100% समझो, बाकियों को उसके हिसाब से देखो कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स को अगर हमने 24 में 100% ये लिया और यहाँ पर ये लिया है, तो अब हमने कहा ये 3020 है, ये कितना है 3020 डिवाइडेड बाई 4315 इंटू 100, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 70%, यहाँ पर आ जाएगा 71 2669 370। इसी तरीके से अगर आप बैलेंस शीट की इसमें बात करें तो हमने कह दिया कि सर इसके अंदर अगर हम एसिड्स को
100% लें तो हम निकाल देंगे कैश एंड बैंक कितना है। तो हमने कह दिया कि अगर कैश एंड बैंक हमारे पास 12 है, डिवाइडेड बाई हमने कह दिया 1441 इंटू 100, तो आपके पास ये निकल के आएगा 0.8%। करो करो सब ये करो, 0.8% आ गया नहीं आया? आ गया? चले सर, अगर आ गया तो हमने कहा छा गया। अब हमने कहा सर ये हुआ हमारा रेशियो एनालिसिस खत्म। सही है। अब अब हम आ जाएंगे एग्जाम टेक्निक्स, टिप्स और सारी चीजों पे। किसी का यहां तक कोई सवाल है तो पूछ सकता है। कोई सवाल किसी का? कोई सवाल नहीं है, बढ़ जाऊं आगे? चले सर, अब हम आएंगे और आपके सामने करेंगे वर्किंग। वर्किंग क्या सर, आप सब मुझसे ज्यादा जीते हैं और आप सभी तो जीते हैं। 1 मिनट दीजिएगा, मैं वर्किंग के लिए कुछ डेटा निकाल रहा हूँ मेरा बच्चा। 1 मिनट देते हैं, मुझे पता है आप लोग बहुत बिजी लोग हैं। चले मेरा बच्चा, शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हमने कहा सर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 24 अटेम्प्ट, मेरे हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। सही है। पहले तो आप लोगों को एक चीज बता दूं, एक चीज होती है ग्रिड। ग्रिड को तुम लोग नहीं देखते लेकिन देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नहीं होता कि सर ग्रिड क्या होती है। तो इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 24 लॉन्ग क्वेश्चंस, वो सवालात जो बड़े सवालात होंगे मेरे हिसाब से उसमें इस अटेम्प्ट में IS-16 बन रहा है। दूसरे नंबर पे मुझे इस अटेम्प्ट में कैश फ्लो के चांसेस लग रहे हैं। तीसरे नंबर पे मुझे इस अटेम्प्ट में रेशोस के बड़े सवालात में चांसेस लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं मैं आपको अभी बताऊंगा। शॉर्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है इस अटेम्प्ट में हमारे पास शॉर्ट के अंदर IS-20 पूछेगा। 16 के साथ थोड़ा सा पोर्शन IS-40 का छिड़काव करेगा, उसको अलग से नहीं पूछेगा। IS-36 के चांसेस मुझे ज्यादा लगते हैं शॉर्ट में। EPS शॉर्ट में इस दफा आ सकता है थोड़ा बहुत करके, या थ्योरी पार्ट का भी मुझे लगता है कि वो दे सकता है। इसी तरीके से शॉर्ट के अंदर सोशी मुझे लग रहा है मुश्किल शॉर्ट के अंदर वो पूछ पे हो सकता है पूछ भी ले, लेकिन सोशी शॉर्ट में बनता नहीं है। सही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सोशी
कोई दफा शॉर्ट में नहीं पूछेगा। हाँ, हो सकता है सोशी को रेशोस को डिच करके पूछ ले, लेकिन थोड़ा सा एरर्स के ऊपर सवाल शॉर्ट में मुझे लाजमी लग रहा है कि लाजमी होगा, और शायद हो सकता है एनपीओ शॉर्ट में मौजूद हो आपके पास। और बाकी एक सवाल तो एमसीक्यूज का होता ही है। अब आए सर, ये आप क्यों कह रहे हैं आए आए आए, मैं आपको बताता हूँ। और हाँ, फिर तो आपको पता है एमसीक्यूज में वो कॉन्सेप्ट। सर एक चीज होती है जिसको आप लोग करते हैं इग्नोर, लेकिन करना नहीं चाहिए। मैं अपनी पहली क्लास में कराता हूँ, और अब आखिरी, मतलब आखिरी तो नहीं, वर्कशॉप है जो है इसमें बता रहा हूँ। इसको हम प्यार से बोले हैं ग्रेड। ये तुम लोगों ने तो देखी ही नहीं है। किस किस ने पहले देखी हुई है? जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देखी हुई होगी, है ना सर? जो बाकी किसी और टीचर की भी उन्होंने भी दिखाई होगी, देखी हुई होगी। यूजुअली बच्चे नहीं देख करके जाते, है ना सर? अब आ जाए सर, देखें मैं हमेशा क्लास में बताता हूँ कि ग्रेड बी जो है वो है पासिंग होने की कुंजी। क्यों है कुंजी? इसके अंदर आपके पास रेशोज आ रहा है, इसके अंदर आपके पास ईपीएस आ रहा है, और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाओगे आसान खानानी पे, 15 मिनट की वीडियो मौजूद है। कितने मिनट की? 15 मिनट की वीडियो मौजूद है। वो वीडियो देख करके तुम इसको भी ग्रिप कर लोगे। ये 3 टॉपिक उसने कहा है 20 से 30 नंबर के लाजमी पूछेगा। इसमें से मुझे लगता है इस दफा रेशोस के ऊपर इसमें से इस दफा मुझे लगता है कि सवाल बनेगा तकरीबन जो है इसके ऊपर। आई एम अज्यूमिंग 15 नंबर तक का सवाल बनेगा। एपिविक इम्पैक्ट टाइप का क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा है। इसके ऊपर मुझे लगता है 7 से 8 नंबर का, और 2 से 3 नंबर इस पे। तो 25 नंबर अगर यहाँ से आ रहे हैं, तुमने ये ग्रेड अच्छे से कर ली। 25 नंबर के 3 टॉपिक कन्फर्म है। ईपीएस के बगैर पेपर नहीं बन सकता, रेशियोज के बगैर नहीं बन सकता, सही है? तो तुम इन 25 नंबर में से, मेरा बच्चा, मुस्कुराते हुए अगर 20 उठा लो, तो 75 में से कितने चाहिए? केवल 30, है ना सर? तो रेशियोज इसलिए। अच्छा, फिर कैश फ्लो मुझे लग रहा है उसने एक बड़ा सवाल इस दफा एक्सपेक्टेड है, अच्छे से नहीं पूछ रहा वो, सही है? तो कैश फ्लो के ऊपर बड़ा सवाल आएगा। 16 तो बहुत ही, क्योंकि पिछली दफा उसने IS 40 पे बड़ा सवाल पूछ लिया। मैं 2-3 अटेम्प्ट से कह रहा था कि IS 40 के ऊपर बड़ा सवाल आ जाएगा, आ गया। इस दफा देखो 16 तकरीबन कंफर्म है। कैश फ्लो कंफर्म है। रेशो या सोची में से मुझे रेशो के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं इस दफा, सही है? ये 3 जो है टॉपिक अगर आप मुझसे पूछें, मेरा बच्चा, रेशियोज जो अभी हमने 1.5 घंटे में कवर किया, इतना इंपॉर्टेंट है कि दफा इसके ऊपर एक आ रहा है 1.5 घंटे में, जो वर्कशॉप में अभी हमने कवर किया है, सही है? वैसे जो क्लास में जिन बच्चों ने लिया तो हमने उसके ऊपर 8-10 क्लासेस जो लगाई हैं वो एक अपनी जगह है, लेकिन ये 1.5 घंटे की वर्कशॉप जिन्होंने सिर्फ रेशियोज लिया उनको इंशाल्लाह स्कीम। ये टॉपिक मेरे हिसाब से सर, ये 3 टॉपिक पेपर में 50 नंबर बना रहे हैं मेरे हिसाब से, मिनिमम 50 नंबर, सही है सर? फिर आप IS 20 को सर क्यों करें? क्योंकि IS 20 में रीपेमेंट उसको पसंद है, एग्जामिनर को पूछता रहता है, उसमें बच्चा मुझसे करता है, सही है? रीपेमेंट हो गया, या हम कह लें कि सर उसके अंदर आपके नॉन मॉनिटरी एसेट को उसने अब तक नहीं पूछा, वो पूछ सकता है। 36, उसको काफी टाइम हो गया अच्छा सवाल नहीं पूछा है, सही है? 36 के केस में मुझे लग रहा है रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है। ईपीएस मुझे लगता है वो थोड़ा सा इस दफा उसका इम्पैक्ट कम करेगा, शायद बेसिक तक रखे, हो सकता है डायलेटेड भी पूछ ले, लेकिन कम, हल्का सवाल होगा। एरर्स पसंद है बच्चा, एनपीओ के ऊपर छोटा सवाल मुझे लग रहा है, और एमएमसीक्यूज ये इंपॉर्टेंट है ग्रिड के हिसाब से। अगर तुम देख लो एक दफा, तो मेरे हिसाब से सर ये इंपॉर्टेंट है। ये चाहो तो मुझसे बच्चे ले भी लें बाद में। सर ये 3 है। इसके अलावा अगर आप इस ग्रिड में देखें, हमारे पास चेंजेस इन इक्विटी है, कैश फ्लो है, एरर्स है, ये सेट जो है वो पूरा है, कैश फ्लो की यूजफुलनेस वही कैश फ्लो के साथ जो, अगर आप इसकी सही टैक्स पढ़े तो, और एनपीओ है। ये जो टॉपिक है इनकी सर अगर आप ग्रेड देखें तो ये 35 से 45 बहुत बड़ी ग्रेड है। इसमें से एक बड़ा सवाल बन सकता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली कैश फ्लो पे बनेगा। छोटा सवाल 8 पे भी आ सकता है। मुझे लग रहा है 8 और एनपीओ पे छोटे छोटे सवाल आएंगे, इस पे होगा। और जो है अपना चेंज इन इक्विटी के ऊपर हो सकता है या तो कोई एमसीक्यू वगैरह आ जाए इस किस्म का। इसी तरीके से जो आखिरी ग्रेड है जिसको हम कहते हैं कि आपकी आईएएस वाली ग्रेड है मेरा बच्चा, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास IS 16 यहाँ पर मुस्कुरा रहा है, IS 20 है। अगर आप देखेंगे 16 का T2 लेवल है, 20 नंबर तक का सवाल आ सकता है। 23 हो गया ये आपके पास, ये आपके पास जो है 36 हुआ है, ये आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब सर देखें, तीसरी ग्रेड में से बड़ा सवाल या तो 16 पे आएगा, या तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे आएगा। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे पिछली दफा आ चुका, तो इस दफा 16 पे लाजमी बड़ा सवाल है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या 23 उसको उसमें से छिड़काव मारेगा मेरे हिसाब से, आएगा इस दफा। इस ग्रेड के 30 से 40 मार्क्स हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसके हिसाब से इसे एक दफा देख लें। ये मेरे हिसाब से इस दफा कुछ इस किस्म का मिलता जुलता पेपर मिलेगा आपको एग्जाम में, सही है सर?
तो ये आप देख लें। बाकी सर कोई मैं नजूमी तो हूं नहीं, सही नजूमी के पास जाना भी नहीं चाहिए, सही गुनाह मिलता है। लेकिन ये मुझे लगता है कि किसी बच्चे का आज की जो वर्कशॉप थी कासा की, उससे रिलेटेड कोई सवाल या वैसे सवाल तो मेरा बच्चा है हैप्पी टू आंसर, नहीं तो खत्म करे। बेटा एनपीओ लॉन्ग में भी आ सकते हैं, पर मुझे लगता है कि एनपीओ वो शॉर्ट में खुश है पूछने में। तो बोलता है क्या फायदा 20 नंबर जाया करने का, 18, मजाक कर रहा हूँ। वो 8-9 में भी आपको घुमा सकता है, मुझे लगता है कैश फ्लो के ऊपर वो ज्यादा फोकस करेगा। कोई और सवाल किसी का, या हम खत्म करें इसको सर? खत्म करें, आप लोगों ने केजेस वाले पे करना है 5। बेटा अगर करना होगा तो बच्चों को मुझसे वो बाद में केजेस वाले बच्चा है कर सकते हैं। इस वर्कशॉप का एजेंडा 21 नहीं था, रेशोज था। कोई और? बेटा केएनएस स्पेसिफिक वर्कशॉप में रखूंगा इंशाल्लाह मंडे को। उसमें टारगेट है IS-23 को हम इंशाल्लाह करेंगे। और अगर आप लोग कहेंगे तो ईपीएस को भी देख लेंगे। कोई और सवाल? नो, खत्म। 5 तक गिन लें। चले मेरा बच्चा, यहाँ तक अगर हम क्लियर है तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे को केएनएस वाले बच्चे। अल्लाह हाफिज। बेटा फिजिकल भी होगी और ऑनलाइन भी होगी। अल्लाह हाफिज।